प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सादर नमस्कार। मैं डॉक्टर हरिभजन प्रियदर्शी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहब। प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए एक अहम पाठ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक सिद्ध होगा। क्योंकि प्यारे बच्चों, हमने रीतिकाल और आधुनिक काल की परिस्थितियां और विशेषताएं पढ़ चुके हैं और आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पेपर के अंतर्गत 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं और 4 अंक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कि रीतिकाल और आधुनिक काल से संबंधित लघुत्तर प्रश्न आते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पेपर में अवश्य आएंगे। तो आप सभी को पेपर की भी ढेरों शुभकामनाएं और हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल और आधुनिक काल के लघुत्तर प्रश्न और उनके उत्तरों को। साथ साथ मैं विस्तार में चर्चा करते जाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो प्यारे बच्चों, क्रमवार हम सर्वप्रथम रीतिकाल के जो प्रश्न उत्तर हैं उनको पढ़ेंगे और तत्पश्चात आधुनिक काल के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, रीतिकाल का जो पहला प्रश्न है वो है रीतिकाल के नामकरण संबंधित। आप सभी जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है। तो रीतिकाल को विद्वानों ने विभिन्न नामों से पुकारा है। कोई इसे कला काल कहा है, कोई इसे अलंकृत काल कहा है। तो इन्हीं से संबंधित पहला प्रश्न जो है, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? तो प्यारे बच्चों, उत्तर है हमारा अलंकृत काल। दोबारा दोहराते चलता हूं, मिस्र बंधुओं ने रीतिकाल को किस नाम से पुकारा है? और हमारा उत्तर बनेगा अलंकृत काल। द्वितीय जो प्रश्न है, रीतिकाल को कला काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है? रीतिकाल को कला काल। तो रीतिकाल को कला काल की जो संज्ञा दी है वो दी है डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न जो हमारा है, रीतिकाल में प्रचलित विभिन्न काव्य धाराओं के नाम बताएं। मतलब रीतिकाल कोई एक धारा नहीं प्रचलित थी, उसमें विभिन्न धाराएं थी, 3 धाराएं थी। ये भी प्रश्न बन सकता है कि रीतिकाल में कितनी धाराएं प्रचलित थी? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर होगा 3। लेकिन हमें यहाँ ये बताना है कि उन धाराओं का नाम क्या है। तो देखो, रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और रीतिसिद्ध, जो 3 धाराएं प्रचलित थे उनके नाम हैं रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीतिसिद्ध। अब अगला जो प्रश्न है, रीतिबद्ध काव्य से क्या अभिप्राय है? मतलब रीतिबद्ध को रीतिबद्ध काव्य क्यों कहा गया है, ये प्रश्न है। तो रीतिबद्ध काव्य जिसमें काव्य शास्त्र के आधार पर काव्य अंगों के लक्षण तथा उदाहरण दिए जाते हैं, उसे हम रीतिबद्ध कहते हैं। मतलब काव्यों के लक्षण भी दिए गए
और उदाहरण के माध्यम से जो कविताएं लिखी गई, वहां पर वो काव्य रीति काव्य कहलाता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, रीति मुक्त कवि किसे कहते हैं? रीति मुक्त कवि किसे कहते हैं? तो जिन्होंने कोई लक्षण अथवा रीतिबद्ध रचना नहीं की, ऐसे कवि जिन्होंने कोई भी लक्षण अथवा रीतिबद्ध रचना नहीं लिखी है, उन्हें रीति मुक्त कवि कहा जाता है। अगला प्रश्न जो बनता है प्यारे बच्चों, रीतिकालीन काव्य की कोई 4 विशेषताएं लिखें। रीतिकालीन काव्य की कोई 4 विशेषताएं लिखें। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को याद होगा, हमने रीति काल की विशेषताएं करवा चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। आप सभी को इससे पूर्व जो लेक्चर आया था उसमें मैंने बताया था, आपको याद होना चाहिए। कोई 4 विशेषताएं पूछी है, मैंने 5 विशेषताएं यहाँ पर लिखी है, अच्छी तरह आप इसे याद कर लें। श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, तीसरा वीर काव्य, चौथा नीति काव्य और 5वां प्राकृति चित्रण। तो इस प्रकार जो रीति काल की 4 विशेषताएं हैं, हमने 5 विशेषताएं लिख ली। अगला प्रश्न है 7वां प्यारे बच्चों, केशव की प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करें। बहुत महत्वपूर्ण है। केशव की रचनाएं पूछी जाती हैं पेपर में अक्सर। तो जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, जहांगीर, रतन बावनी, जस चंद्रिका, विज्ञान गीत, वीर सिंह, देवचरित, ये केशव की प्रमुख रचनाएं हैं जो मैंने आपके समक्ष लिखी है। प्यारे बच्चों, 8वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, बिहारी का कोई एक नीति परक दोहा लिखें। और वो दोहा है हमारे ही पाठ्यक्रम में निर्धारित दोहा है और उसका नाम है बड़े नहूजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ा न जाए। बिहारी दास जी कहते हैं, अर्थ समझ लेते हैं प्यारे बच्चों ताकि आपके मन में ये दोहा बैठ जाए। कोई व्यक्ति नाम से बड़ा नहीं होता, गुण से बड़ा होता है। धतूरे को कनक कहा जाता है और सोने को भी कनक कहा जाता है, लेकिन कभी भी धतूरे से आभूषण गहना नहीं बनाया जा सकता। तो इसलिए आदमी गुणों से बड़ा होता है, नाम से नहीं। अगला प्रश्न है, रीति सिद्ध कवि और उसकी रचना का नाम लिखें। तो रीति सिद्ध कवि बिहारी हैं और उन्हीं की रचना का नाम बिहारी सतसई है। प्यारे बच्चों, बिहारी सतसई में यहाँ एक प्रश्न और निकलता है। मैंने कहा था आप सभी से प्रारंभ में ही, जहां प्रश्न और बनते होंगे मैं आपको बताता चलूंगा। तो बिहारी सतसई में कितने दोहे हैं? तो 720, और कहीं पर ऐसा लिखा जाता 700 से अधिक हैं, लेकिन 720 हैं। किन्हीं 4 रीति मुक्त कवियों के नाम लिखें। 4 कवि। नंबर 1 आलम आपके समक्ष, दूसरा बोधा, तीसरा ठाकुर, चौथा घनानंद। तो ये 4 महत्वपूर्ण कवि हैं रीति मुक्त कवि।
रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों के नाम लिखें। ये इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। केशव, देव, चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम। गत वर्ष प्रश्न पूछा गया था कि अपना भिखारी दास किस काल के कवि हैं या धारा के कवि हैं? तो रीतिबद्ध के हैं। केशव, देव, चिंतामणि, भिखारी दास, मतीराम। रीति काल का परिवर्तक आचार्य कवि किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है प्यारे बच्चों? केशव दास को हम मानते हैं। प्यारे बच्चों, रीति काल का 15वां प्रश्न, रीति काल के किस कवि को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है। तो इसका उत्तर है केशव दास को। किसको कहा जाता है? केशव दास को। रीति काल में राष्ट्रीय आदर्श लेकर चलने वाले कवि और उसकी 2 रचनाओं के नाम लिखें। तो प्यारे बच्चों, चूंकि रीतिकाल श्रृंगार परक रचनाएं लिखी गई हैं, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी और भूषण ऐसे 2 कवि हुए हैं जिन्होंने राष्ट्रभक्ति और वीरतामय रचनाएं लिखी हैं। तो कवि भूषण की जो रचना है वो है शिवराज भूषण और शिवा बावनी। दोनों महत्वपूर्ण है और कवि भी महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछा जाता है किन्हीं 2 कवियों के नाम बताओ जिन्होंने वीर काव्य की रचना की है। तो एक आपके समक्ष भूषण जी हैं और दूसरा कवि श्री गुरु गोविंद सिंह हैं। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, रीति काल के जो 16 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर की दृष्टि से, उनको मैंने उठाया है। और इसके बाद हम चलेंगे आधुनिक काल के छोटे लघुत्तर प्रश्नों को क्रमवार विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे और चर्चा करेंगे ताकि आप सभी को अच्छी तरह से ये याद हो जाए। तो हम करते हैं आधुनिक काल के लघुत्तर प्रश्नोत्तर। आधुनिक काल का प्रथम प्रश्न है, आधुनिक काल की कविता को कितने भागों में बांटा गया है? हमारा उत्तर है 6 भागों में। भारतेंदु, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग और नई कविता। तो इस प्रकार हमारा जो प्रश्न है वो 6 भागों में आधुनिक काल को बांटा गया। आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किस विद्वान ने दी है और क्यों? तो प्यारे बच्चों, आधुनिक काल की जो गद्य की संज्ञा दी है वो हमारा उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तीसरा प्रश्न आपके समक्ष है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस प्रमुख साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया? मतलब ऐसी कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया? तो उत्तर है पत्रिका सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किया और 1903 ईस्वी में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और अक्सर ये पूछा जाता है, इसलिए जिस पर मैं जोर दे रहा हूं उन प्रश्नों को अच्छी तरह से कंठस्थ कर लें ताकि आप आजीवन ना भूलें, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं कि कौन सी पत्रिका का संपादन
कब किया गया है। प्यारे बच्चों, चौथा प्रश्न आपके समक्ष है। छायावाद के 4 प्रमुख कवि कौन से हैं? 4। तो छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हुए हैं, वो कवि हुए हैं प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं आदि छायावाद के। ये चारों स्तंभ माने जाते हैं। इन 4 कवियों को निकाल दिया जाए तो छायावाद नाम मात्र का वाद रह जाएगा। प्रथम तार सप्तक कब प्रकाशित हुआ और इसके संपादन कौन थे? तार सप्तक 7 कवियों का समूह। तो प्रथम तार सप्तक 1943 ईस्वी को हुआ। इसके संपादक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यन, अज्ञे। हम संक्षिप्त में अज्ञे भी कह देते हैं। हमारा छठा प्रश्न जो आपके समक्ष है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रगतवादी काव्य के 4 कवियों के नाम बताएं। जो हमारे 4 कवि हैं, सुमित्रानंदन पंत हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, नागार्जुन हैं, केदारनाथ अग्रवाल हैं। लेकिन मैंने एक और कवि का नाम लिखा है, नरेंद्र शर्मा जी। तो प्रगतवादी 4 कवि पूछे गए थे, मैंने आपको 5 कवि के नाम बता दिए। और वो 5 कवि हैं हमारे सुमित्रानंद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा। अगला जो प्रश्न प्यारे बच्चों आपके समक्ष है, 7वां प्रश्न है। नई कविता पत्रिका का संपादन प्रकाशन किस सन में हुआ? उसके संपादक कौन थे? पत्रिका का नाम नई कविता है और संपादक का नाम हमें बताना है। तो प्यारे बच्चों, हमारा उत्तर है नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1904 में हुआ और इसके संपादक जो है जगदीश गुप्त हैं। तो इस प्रकार हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, हमारा 8वां प्रश्न है। हिंदी का प्रथम उपन्यास एवं उसके लेखक का नाम बताएं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अक्सर पेपरों में पूछा जाता है, यूजीसी तक के पेपरों में पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, अगर आप आगे हिंदी एमए वगैरह करते हैं 12वीं के पश्चात, तो उसकी दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है। क्या नाम है? परीक्षा गुरु को माना जाता है। और उसके जो लेखक हैं, और उसके लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। तो प्रश्न का उत्तर, प्रथम उपन्यास का नाम परीक्षा गुरु, लेखक का नाम श्री निवास दास। प्रेमचंद के 4 उपन्यासों के नाम बताएं। कितने उपन्यास पूछे गए? 4। लेकिन मैंने यहां पर प्रेमचंद के जितने महत्वपूर्ण उपन्यास मुझे लगे उन सभी का नाम लिखा है। आपके समक्ष है। नंबर 1 गबन, दूसरा गोदान, तीसरा सेवा सदन, चौथा कर्मभूमि, 5वां रंगभूमि, छठा निर्मला, 7वां प्रेमाश्रय, 8वां वरदान, 9वां काबा और करबला। 4 उपन्यास पूछे गए थे, मैंने आपको 9 उपन्यासों के नाम बता दिए। अब आप कोई 4 तो याद कर सकते हैं ना?
ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आप 4 तो क्या 9 के 9 उपन्यासों को अच्छी तरह से याद कर लेंगे। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद की कहानियों के संकलन का क्या नाम है और उनके खंडों की संख्या। देखो प्यारे बच्चों, प्रेमचंद ने बहुत कहानियां लिखी, लगभग 300 से ऊपर कहानियां लिखी हैं, और हर एक समस्या को प्रेमचंद ने उठाया, और इसीलिए प्रेमचंद को कलम का धनी भी कहा जाता है। लेकिन उनकी सभी कहानियों को एक संकलन में इकट्ठा किया गया है, और उसके खंड है, नाम है मान सरोवर। क्या नाम है? मान सरोवर। और इसके 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? पूरे 5, 3, 8। अब आपको याद रहेगा ना, मान सरोवर कितने भाग? 8 भाग हैं। तो इस प्रकार से हर प्रश्नों को अच्छी तरह से समझते चलें, याद करते चलें, ताकि आपको पेपर में दिक्कत ना आए। प्रश्न 11वां, हिंदी में आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत किसने की? उनके किन्हीं 2 प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यासों के नाम लिखें। अब प्यारे बच्चों, पहले बात तो आपको आंचलिक का अर्थ बता देता हूं। आंचलिक का अर्थ होता है किसी विशेष अंचल या प्रदेश में लिखी गई, वहां के वातावरण को लिया गया हो, वहां की घटनाएं ली गई हो, वहां की बोली भाषा का प्रयोग किया गया हो, और वहां की संस्कृति का उल्लेख किया गया हो। इस प्रकार का उपन्यास क्या कहलाता है? आंचलिक उपन्यास। और आंचलिक उपन्यास की शुरुआत किसने की? तो इसका उत्तर है, आंचलिक उपन्यासों की शुरुआत फणीश्वर नाथ रेणु ने की। अब इनका शॉर्टकट में संक्षिप्त जो नाम है वो रेणु भी है। और उनकी जो 2 रचनाएं हैं, 2 उपन्यास हैं, एक है मैला आंचल और दूसरा है परती परिकथा। 2 उपन्यास हैं, मैला आंचल और परती परिकथा। तो इस प्रकार से आपको आंचलिक शब्द का भी अर्थ बता दिया, और साथ ही आपको 2 उपन्यास भी। 12वां प्रश्न है प्यारे बच्चों, जयशंकर प्रसाद की 4 कहानियों के नाम। कितने कहानियों के नाम प्रश्न में पूछा गया? 4। लेकिन अब आप ये देखो, 4 की जगह मैंने आपको 6 कहानियां या 4 कहानियां बता दी है। छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी तथा इंद्रजाल। अब इन 5 में से कोई 4 तो याद रह जाएगी। बड़े आराम से, आ से आंधी, आ से आकाशदीप, आकाश में आंधी आई, इंद्रजाल छा गया, प्रतिध्वनि सुनाई, छाया। याद करने का तरीका, आकाशदीप, आकाश याद रखो, आकाश में आंधी आई, इंद्रजाल छा गया, है ना, छा गया, छाया आ गई। तो इस प्रकार से हम कहानियों को एक लय में भी याद कर सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है, प्रसाद जी की कहानी पूछी गई। अब उनके 4 नाटक, प्रसाद जी के 4 नाटकों के नाम लिखें। हमने 6 नाटक आपके समक्ष लिखे हैं। कामना, ध्रुव स्वामिनी, जन्मेजय का नागयज्ञ, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, आजाद शत्रु। ये 4 नाटक पूछे गए थे। मैंने 6 नाटक लिख दिए आपके समक्ष। तो मुझे उम्मीद है इनमें से कोई 4 तो याद कर लोगे ना मेरे प्यारे बच्चों? याद कर लोगे। बहुत आसान है याद करना, साधारण सी बात है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना। अगला प्रश्न, खड़ी बोली में रचित राम काव्य के पहले ग्रंथ और ग्रंथाकार का नाम लिखें। खड़ी बोली में रामचरितमानस तो लिखा गया था
भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा, लेकिन राम काव्य आधुनिक काल में। अगर विकल्प में दे दिया जाए कहीं तुलसीदास, तो सभी क्या करेंगे, याद हो जाएगा तुलसीदास, गलत कराएंगे। नहीं मेरे बच्चों, इसीलिए मैंने लिखा है, प्रश्न उठाया। तो खड़ी बोली में रचित राम काव्य के पहले ग्रंथ और ग्रंथाकार का जो नाम है, साकेत खड़ी बोली में रचित राम काव्य का पहला काव्य, पहला ग्रंथ है साकेत खड़ी बोली में रचित राम काव्य का पहला ग्रंथ है। और इस ग्रंथ, इसके ग्रंथाकार जो हैं, है ना, इस ग्रंथ के ग्रंथाकार, इसके ग्रंथाकार मैथिली शरण गुप्त है। इस ग्रंथ के ग्रंथाकार जो हैं वो मैथिली शरण गुप्त है। 15वां प्रश्न है, छायावाद के प्रसिद्ध महाकाव्य और उसके कवि का नाम बताएं। तो प्यारे बच्चों, छायावाद का प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी है और उसके जो कवि हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। आचार्य शुक्ल के निबंधों के कितने संग्रह? अगला प्रश्न जो 16वां है, आचार्य शुक्ल के निबंधों के कितने संग्रह हैं और उनके नाम लिखें। तो चिंतामणि उनके निबंधों का संग्रह है और इसके 2 भाग हैं, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2। प्यारे बच्चों, 17वां प्रश्न आपके समक्ष है, भारतेंदु के 4 नाटकों के नाम बताएं। भारतेंदु मंडल में कौन कौन से रचनाकार आते हैं, उनके भी नाम बताना है। प्रश्न एक, 2 प्रश्न है, एक ही प्रश्न में पूछा गया। तो भारतेंदु के जो ग्रंथ हैं, नाटक हैं, रत्नावली, मुद्रा राक्षस, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी। और भारतेंदु मंडल के रचनाकार जो हैं, प्रेमघन, बाल कृष्ण भट्ट, राय कृष्णदास, श्रीनिवास दास, ये इनके मंडल के रचनाकार। मैथिली शरण गुप्त की 4 रचनाओं के नाम लिखें। तो मैथिली शरण गुप्त बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं और उनकी जो 4 रचनाएं प्यारे बच्चों, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, रंग में भंग और गुरुकुल, ये इनकी 4 की जगह मैंने आपके समक्ष 5 रचनाएं लिख दी हैं। खड़ी बोली के प्रथम महाकाव्य और उसके महाकवि का नाम बताएं। तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रभास है, इसके रचयिता अवध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध है। आवारा मसीहा नामक जीवनी के लेखक और उसके चरित्र नायक का नाम लिखें। आवारा मसीहा लेखक का नाम विष्णु प्रभाकर है और उसके जो चरित्र नायक है वो है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। महादेवी वर्मा की किन्हीं 4 गद्य रचना के नाम लिखें। गद्य रचना, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, श्रृंखला की कड़ियां, मेरा परिवार। अगला प्रश्न है, पहला महादेवी से, 21वां 22वां है अज्ञे से। अज्ञे की यात्रा वृत्तांत के नाम लिखें। अरे अयावर याद रहेगा, एक बूंद सासा उछली, कीड़ों पर चांदनी। हिंदी के किन्हीं 2 ललित निबंधकारों के नाम लिखें। तो कुबेरनाथ, उत्तर दूसरा विद्यानिवास। हिंदी के 4 प्रमुख आलोचकों के नाम लिखें। तो 4 प्रमुख आलोचक जो हैं, पदम सिंह शर्मा, दूसरा मिश्र बंधु श्याम सुंदर दास, नागेंद्र रामविलास शर्मा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो प्यारे बच्चों, ये था महत्वपूर्ण प्रश्न रीतिकाल
और आधुनिक काल का अब यहीं पर विदा चाहता हूँ। आप सभी खूब तैयारी करें, मेहनत करें और जीवन में आगे बढ़ें।